हाय गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एचपी स्टडी एक्सपर्ट में। आज करेंगे हम यमुना रिवर सिस्टम। यमुना रिवर सिस्टम में हम करेंगे कि ये कहाँ से निकलती है और कहाँ पे इसका संगम होता है। और इसमें हम करेंगे कि यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ कौन सी हैं और किस स्थान पर आकर मिलती हैं। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अलग से नोट्स नहीं प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी मैप के साथ में जो है आपके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं वो सारे इसी मैप से आपको करवाए जाएंगे। तो वीडियो को देखने से पहले और शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप साथ में कॉपी और पेन लेके बैठें, जिससे साथ साथ में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करते जाएं। और जो भी चैनल से पहली बार जुड़ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो यमुना रिवर सिस्टम की। बात करते हैं यमुना नदी के उद्गम की। तो यमुना नदी का उद्गम होता है आपके इस स्थान से। इस स्थान को यमुनोत्री ग्लेशियर भी कहा जाता है, यमुनोत्री हिमनद भी कहा जाता है। यह यमुनोत्री हिमनद जो है उत्तरकाशी में स्थित है। उत्तरकाशी यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। और ये जो यमुनोत्री ग्लेशियर है आपका, ये बंदरपुंछ श्रेणी का भाग है। किस श्रेणी का भाग है? ये बंदरपुंछ श्रेणी का भाग है। और इस बंदरपुंछ श्रेणी के दक्षिण पश्चिम का जो भाग है उसको कालिंद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कालिंद कहते हैं। कालिंद पर्वत है वो। इसी वजह से यमुना का नाम कालिंदी भी पड़ा हुआ है, कालिंद पर्वत के नाम से। और ये जो कालिंद है, ये जो स्थान है बंदरपुंछ श्रेणी वाला, इसको यमुना नदी का उद्गम माना जाता है। और उत्तराखंड में इसको यमुनोत्री कांठा के नाम से जाना जाता है। कौन से नाम से? यमुनोत्री कांठा के नाम से। अब बात करते हैं कि ये स्थान, अगर देखिए इससे 3-4 तरह के क्वेश्चन क्रिएट होंगे। पहला क्वेश्चन कि यमुना नदी किस स्थान से निकलती है। जब स्थान पूछा जाएगा तो आपने बोलना है उत्तरकाशी से निकलती है। जब पूछा जाएगा कि यमुना नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है या किस ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, तो यमुनोत्री ग्लेशियर आपका जवाब रहेगा। और जब पूछा जाएगा कि यमुना नदी जो है आपकी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है, तो पर्वत श्रेणी जब पूछा जाएगा तो आपने बंदरपुंछ पर्वत श्रेणी बोलना है। और जब पूछा जाए कि यमुना नदी किस पर्वत से निकलती है, यहाँ पे पर्वत श्रेणी नहीं, जब पर्वत पूछा जाएगा तो आपने बोलना है कि कालिंद पर्वत से निकलती है। और कालिंद पर्वत से निकलने के कारण ही इसको कालिंदी भी कहा जाता है। और इसको उत्तराखंड में जो है वो कालिंद की पुत्री के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बात करें यमुना नदी की, तो इसकी कुल लंबाई यहाँ से लेके जो है यहाँ तक प्रयागराज तक जो है 1370 किलोमीटर है। और इसका अपवाह क्षेत्र जो है आपका वो 3,59,000 स्क्वायर किलोमीटर है। 3,59,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है, यानी कि ड्रेनेज एरिया है इसका। अब बात करते हैं इसकी ऐतिहासिकता की, तो यमुना नदी जो है भारत की सबसे पौराणिक एवं पवित्र नदियों में से एक है। गंगा की तरह ही इस नदी को भी पवित्र माना जाता है। यमुना नदी को सूर्यपुत्री या यमराज की बहन भी माना गया है। जो यमराज हैं और जो सूर्यपुत्री यानी कि जो यमुना है, ये दोनों सूर्य की संतान हैं। सूर्य की एक पत्नी थी जिसका नाम था छाया। तो ये छाया से सूर्य को ये संतानें हुई थी, यमराज और यमुना। तो इस नदी के जो अन्य नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो अन्य नाम रहेंगे इसके कालिंदी, सूर्यजा, सूर्यतनया, सूर्यपुत्री और आसिता नदी। कौन कौन से नाम? कालिंदी, सूर्यजा, सूर्यतनया, सूर्यपुत्री और आसिता नदी। लेकिन इसका जो प्रसिद्ध नाम है वो यमुना ही नाम है। इसके आसिता नाम, इसका नाम पड़ा है, आसिता नदी भी इसको कहा जाता है। आसिता नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि आसित ऋषि ने इस स्थान पर तपस्या की हुई थी। आसित ऋषि ने इस स्थान पर तपस्या की हुई थी। इसका उद्गम मैंने आपको पहले बता दिया। इसका उद्गम जो है बंदरपुंछ श्रेणी की दक्षिणी पश्चिमी ढाल से होता है। और अगर ग्लेशियर पूछा जाएगा कि यहाँ कौन सा ग्लेशियर पड़ता है, तो यहाँ पे आपका ग्लेशियर होगा यमुनोत्री ग्लेशियर। कई सोर्सेज में इसका नाम दिया गया है चंपासार ग्लेशियर या चंपसार ग्लेशियर। तो ये जो यहाँ पे बंदरपुंछ श्रेणी है, यहाँ पे इसकी जो सबसे बड़ी चोटी मानी गई है वो मानी गई है सुमेरु। कौन सी चोटी? सुमेरु पर्वत चोटी। और कालिंद पर्वत माना गया है, और कालिंद से निकलने के कारण इसका नाम कालिंदी भी पड़ा हुआ है। तो बात करते हैं अब इसके पूरे प्रवाह क्षेत्र की। हम इसके पूरे प्रवाह क्षेत्र को इसके उद्गम स्थान से लेके इसके संगम स्थान तक डिस्कस करेंगे कि किस स्थान पर इसमें कौन सी नदी आके मिलती है। और साथ में आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी करवाए जाएंगे साथ में, कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहाँ कहाँ पर इसका
रहेगा। बात करते हैं इसकी यहाँ से उद्गम स्थान से, तो यमुना नदी यहाँ से आगे बढ़ती हुई स्थान पर पहुँचती है। इस स्थान को कहा जाता है यमुनोत्री धाम। इस स्थान को कहा जाता है यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री धाम में जो है आपको यमुना नदी का मंदिर मिलेगा। ये ऊपर बिल्कुल पहाड़ी से आपको एक झरने की तरह नीचे आती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। और इस स्थान पर यमुना नदी की माता की तरह पूजा की जाती है। और इस स्थान में एक कुंड स्थित है जिसको सूर्य कुंड भी कहा जाता है। सूर्य कुंड भी कहा जाता है। इसके बाद यमुना नदी आगे चलना शुरू करती है और इस स्थान पर पहुंचती है। इस स्थान को जानकी चट्टी के नाम से जाना जाता है। इस स्थान का नाम है जानकी चट्टी। तो जानकी चट्टी नामक स्थान पर इसमें ऋषि गंगा आके मिलती है। ये जो ऋषि गंगा है आपकी, ये भी बंदरपूंछ श्रृंखलाओं से निकलती है। जो बंदरपूंछ रेंज है, बंदरपूंछ, वहाँ से निकलती है। इसके बाद बात करते हैं, इसमें जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी आके मिलती है उसका नाम है हनुमान गंगा। तो हनुमान गंगा भी जो है आपकी बंदरपूंछ श्रेणी से निकलती है और हनुमान चट्टी नामक स्थान पर, स्थान का नाम होगा आपका हनुमान चट्टी। हनुमान चट्टी नामक स्थान पर इसमें आके मिलती है। इसके बाद जो अगला स्थान रहता है जिसमें दूसरी इसकी सहायक नदी आके इसमें मिलती है वो है मोदरगाड़। मोरदगाड़ नदी इसमें आके मिलती है। नदी तो नहीं है उतनी बड़ी, लेकिन छोटे से नदियों की तरह इनको माना जाता है, तो इसलिए इसको नदी भी माना जाता है, मोरदगाड़ नदी। इसके बाद यमुना नदी अपना अगला मार्ग तय करती है और कालसी नामक स्थान पर, कौन से नामक स्थान पर, कालसी नामक स्थान पर जो है इसमें टॉन्स नदी आके मिलती है। कौन सी नदी आके मिलती है, इसमें टॉन्स नदी आके मिलती है। टॉन्स नदी का जो अन्य प्रचलित नाम है वो है तमसा नदी। देखिए, टॉन्स नदी को तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो टॉन्स नदी है आपकी, ये दो नदियों के मिलने से बनती है, जिसमें से एक का नाम है रूपिन नदी और दूसरी का नाम है सूपिन नदी। तो जो सूपिन नदी है आपकी, ये मड़ी नामक स्थान से निकलती है। ठीक है, स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर कहा जाता है जहाँ से ये निकलती है, स्वर्ग रोहिणी ग्लेशियर। और जो रूपिन नदी है आपकी, ये रूपिन नदी डोडरा क्वार से निकलती है। ये डोडरा क्वार का क्षेत्र आपका शिमला में पड़ता है। ये शिमला और उत्तराखंड की बाउंड्री का क्षेत्र है डोडरा क्वार। तो रूपिन और सूपिन नदियाँ मिलती है नैतवाड़ा नामक स्थान पर। नैतवाड़ा में एक पावर प्रोजेक्ट भी मिलेगा आपको, और नैतवाड़ा से इसको कहा जाता है टॉन्स नदी। नैतवाड़ा से आगे इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, टॉन्स नदी के नाम से जाना जाता है। और अन्य प्रचलित नाम मैंने आपको इसका बता दिया, तमसा नदी कहलाता है। ठीक है, कौन सा नाम कहलाता है, तमसा नदी कहलाता है। तो बात करें, यमुना नदी जो है यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करती है। इसके पश्चात कालसी नामक स्थान से यमुना नदी डाक पत्थर बैराज में पहुँचती है। डाक पत्थर बैराज इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि डाक पत्थर बैराज से जो है एक नहर निकाली जाती है यमुना नदी के जल से, और ये नहर यहाँ से होती हुई आपकी इस स्थान तक पहुँचती है और बाद में इसका पानी फिर से यमुना नदी में मिल जाता है। तो इस नहर का जो नाम है, इस नहर का नाम है शक्ति नहर। इसका देखिए, क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि शक्ति नहर किस नदी पे स्थित है, तो शक्ति नहर स्थित है आपकी यमुना नदी पे। यमुना नदी के पानी से बनी हुई है नहर शक्ति नहर। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रामपुर, इसी नहर पे एक रामपुर मंडी नाम से एक स्थान आता है यहाँ जैसे। तो ये रामपुर मंडी नामक स्थान में एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है आसन नदी। नदी का नाम है आसन नदी। तो ये यहाँ से आसारोड़ी देहरा मार्ग है एक, यहाँ पे एक पर्वत चोटी से ये निकलती है आसन नदी। यहाँ से होती हुई ये रामपुर मंडी नामक स्थान पर इस नहर में आके मिल जाती है। तो ये एक्चुअली ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी कहलाएगी क्योंकि पानी इसमें यमुना नदी का ही है। तो आसन नदी आके इसमें मिलती है और फिर इस स्थान पे आके ये नहर फिर से, नहर का पानी फिर से यहाँ पे यमुना नदी में मिल जाता है। तो इसके बाद जो अगला नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट स्थान आता है यहाँ पे, देखिए इस स्थान से दो इम्पोर्टेंट नहरें जो है निकाली जाती है। देखिए, दो इम्पोर्टेंट नहरें, एक आपकी जाएगी उत्तर पूर्व की दिशा को और दूसरी जाएगी आपकी पश्चिम दिशा को। तो जो नहर यहाँ से आपकी पूर्वी दिशा को जा रही है उसको कह दिया गया पूर्वी यमुना नहर। क्या कहा गया, पूर्वी यमुना नहर। और जो आपकी पश्चिम दिशा की ओर चली गई उसको कहा गया पश्चिम यमुना नहर। पश्चिम यमुना नहर। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गया टॉन्स नदी का, कि जहाँ पे ये टॉन्स नदी के संगम पे आके मिलती है, कौन, यमुना नदी। इसके बाद जो मसूरी रेंजेस हैं आपकी, मसूरी रेंजेस के बाद जो है यमुना नदी यहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करना शुरू कर देती है। ठीक है, मसूरी रेंजेस के बाद से मैदानी भाग में प्रवेश करना शुरू कर देती है यमुना नदी। अब बात करते हैं फिर जहाँ से शुरू किया था नहरों से, तो नहरें दो निकलती हैं, पूर्वी यमुना नहर और
पश्चिमी यमुना नहर। इसके बाद भी जो इम्पोर्टेंट प्लेस आता है यहाँ पे, इस प्लेस को कहते हैं ताजेवाला बैराज। क्या कहते हैं इस प्लेस को? इस प्लेस को कहते हैं ताजेवाला बैराज। और इस प्लेस के बाद जो नेक्स्ट प्लेस आता है यहाँ पे, इस स्थान को कहा जाता है यमुनानगर। यमुनानगर है आपका हरियाणा में। और इस स्थान के बाद जो अगला स्थान आएगा उसको कहा जाएगा आपका पानीपत। ठीक है, पानीपत। आपको याद होगा कि पानीपत के जो 3 प्रसिद्ध युद्ध थे वो पानीपत में नामक स्थान पर हुए थे। तो ये जो पानीपत स्थान है आपका, ये भी यमुना नदी के किनारे ही स्थित है। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट प्लेस आता है इस स्थान पर, इसको कहा जाएगा आपका, ये हो गया पानीपत। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस जो यहाँ पे आएगा इस स्थान पे, इसको कहा जाएगा वजीराबाद बैराज। इस स्थान को यहाँ पे कहा जाएगा वजीराबाद बैराज। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें यमुना नदी पे नेक्स्ट पॉइंट जो आएगा वो आएगा आपका यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, दिल्ली कहाँ आएगी? दिल्ली आएगी आपकी बिल्कुल यहाँ जैसे इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे है दिल्ली। तो दिल्ली के आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो आएगा आपका फरीदाबाद। देखिए फरीदाबाद आएगा दिल्ली के तुरंत बाद यमुना नदी पे। और इसके बाद फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के बीच में, किस किस के बीच में? फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रिवर, यमुना की एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी जो है इसमें आके मिलेगी। किसमें? यमुना में। इस रिवर का नाम होगा हिंडन नदी। हिंडन नदी 400 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आपके यमुना नदी में आके मिल जाती है। और ये हिंडन नदी कहाँ से निकलती है? हिंडन नदी निकलती है आपकी राजाजी श्रृंखलाओं से। राजाजी श्रृंखलाओं से। ये है उत्तर प्रदेश में। आपने एक नेशनल पार्क का नाम सुना होगा, राजाजी नेशनल पार्क। तो राजाजी नेशनल पार्क भी आपका इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है राजाजी नेशनल पार्क। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट प्लेस आता है वो आता है आपका पलवल। बल्लभगढ़ के बाद जो नेक्स्ट प्लेस आएगा यमुना नदी पे वो आएगा पलवल। और पलवल के बाद जो नेक्स्ट प्लेस आएगा मथुरा। मथुरा आपको पता है कृष्ण की लीलाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है मथुरा। तो मथुरा प्लेस आएगा इसके बाद यहाँ पर। और मथुरा के बाद जो नेक्स्ट प्लेस आएगा वो आएगा आपका आगरा। इस स्थान पर आगरा में ताजमहल है। ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन आता है। तो ताजमहल स्थित है आपका यमुना नदी के किनारे। तो यमुना नदी के किनारे है आपका आगरा। इसके पश्चात नदी अपना मार्ग आगे बढ़ाती है और नदी आगे चलती जाती है और इटावा नामक स्थान पर, स्थान का नाम क्या है जी? स्थान का नाम है इटावा। इटावा नामक स्थान पर इसमें चंबल नदी आके मिलती है। कौन सी नदी आके मिलती है? चंबल नदी इसमें आके मिलती है इटावा नामक स्थान पर। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि यमुना नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है? सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी चंबल नदी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पहले भी पूछा जा चुका है कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी चंबल नदी। चंबल नदी, देखिए चंबल नदी भी 2 नदियों से मिलके बनती है। तो यहाँ पे शुरू से जो ये रिवर चल के आ रही है इस तरह से, यहाँ से, तो ये निकलती है, इसको चंबल कहा जाएगा। ठीक है, इस नदी को कहा जाएगा चंबल नदी। तो ये निकलती है चंबल नदी आपकी जनापाव पहाड़ी से। जनापाव पहाड़ी है आपकी मध्य प्रदेश में। तो क्वेश्चन आता है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? चंबल नदी का उद्गम स्थल है आपका जनापाव पहाड़ी में, और जनापाव पहाड़ी है मध्य प्रदेश में। और चंबल नदी के रामेश्वर नामक स्थान पर, किस स्थान पर? रामेश्वर नामक स्थान पर इसमें बनास नदी आके मिलती है। बनास नदी आपको ज्ञात होना चाहिए कि राजस्थान की प्रमुख नदी है और ये आपकी राजस्थान से ही निकलती है। बनास नदी यहाँ से निकलती है, कहाँ से? अरावली रेंजेस से निकलती है। राजस्थान में एक प्लेस है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की जो पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, जो अरावली की यहाँ पे श्रृंखलाएं हैं, उन श्रृंखलाओं से निकलती है आपकी बनास रिवर। तो बनास रिवर मिलती है रामेश्वर नामक स्थान पर चंबल में, और ये चंबल ही कहलाती है कलेक्टिवली। और आगे जाके यमुना में मिलती है इटावा नामक स्थान पर। इटावा नामक स्थान पर क्वेश्चन आता है कि चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो ध्यान रखना है, चंबल नदी का प्राचीन नाम है चरमावती नदी। चंबल नदी का जो प्राचीन नाम है वो है चरमावती नदी। चरमावती, ध्यान से लिखिएगा, चरमावती, गलती नहीं करनी है कोई भी लिखने में। और मेरे को ये ज्ञात होना चाहिए कि आप साथ में नोट भी कर रहे हैं, ताकि आपको साथ साथ में आपके सारे डाउट क्लियर भी हो जाएं। तो इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चंबल से और आता है कि चंबल नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? तो आपने एक नदी का नाम सुना होगा, क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी जो है वो चंबल नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी पे किनारे आपने सुना होगा बहुत फेमस मंदिर है उज्जैन वाला, क्षिप्रा नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद है
नेक्स्ट जो स्थान आता है, यहाँ से इटावा से यमुना नदी आगे बढ़ना शुरू करती है। कहाँ से? इटावा नामक स्थान से। तो इटावा नामक स्थान के बाद इसमें जो नदी आके मिलती है इस स्थान पर, ये नदी है काली सिंध नदी। इसका ध्यान रखिएगा, इस नदी का नाम है काली सिंध नदी। तो काली सिंध नदी निकलती है आपकी विंध्य की पहाड़ियों से, विंध्य पर्वत की पहाड़ियों से। जो विंध्या रेंज है मध्य प्रदेश में जो फैली हुई है, वहाँ से निकलती है काली सिंध नदी। अगर प्रॉपर प्लेस पूछा जाए तो आपने बोलना है कि काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के जिले का नाम है एक देवास। देवास जिले के बागली गांव से निकलती है काली सिंध नदी। गांव का नाम है बागली, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। और जिला पूछा जाएगा तो देवास जिला। ठीक है। और हम बात कर रहे थे काली सिंध नदी की। काली सिंध देवास जिले से निकलती है और बागली गांव से निकलती है। जो मध्य प्रदेश का जिला देवास है, आपको पता होना चाहिए वो किस लिए प्रसिद्ध है। देवास में जो है बैंक नोट प्रेस है, मतलब कि वहाँ पे आपके 10, 50, 100, 500 और 2000 के नोट छापे जाते हैं। और इसी देवास जिले में आपको एक स्याही का कारखाना भी मिलेगा, एक इंक का कारखाना भी मिलेगा। इंक वो वाली इंक नहीं जो कि जिससे हम लिखते हैं या जो ऐसे दूसरे प्रिंटिंग वगैरह में यूज़ होती है। यहाँ पे वही इंक बनती है जिससे बैंक नोट पे जो आपको शब्द पढ़े जाते हैं उनको छापने का काम इसी इंक से किया जाता है। तो काली सिंध नदी आपका हो गया। चंबल नदी भी आपकी हो गई। चंबल नदी से पहले मैं कर रहा था आपके बनास नदी के बारे में बात, कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बनास नदी का उद्गम होता है आपका अरावली रेंज कुंभलगढ़ से। और इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि एकमात्र ऐसी नदी कौन सी है जो पूरी तरह से राजस्थान में बहती है। तो ये होगा आपका बनास नदी। बनास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो पूरी तरह से राजस्थान में बहती है। अगर बात करें बनास नदी की थोड़ा डिटेल में, तो ये नदी जो है उदयपुर जिले के अरावली पर्वत श्रेणियों में कुंभलगढ़ के पास एक पहाड़ियाँ हैं जिनको कहते हैं खमनोर की पहाड़ियाँ। पहाड़ियों का नाम है खमनोर की पहाड़ियाँ। उन खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है आपकी बनास नदी। और बनास नदी जाके मिलती है चंबल नदी में, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो हमने काली सिंध नदी भी डिस्कस कर लिया। काली सिंध नदी के बाद जो अगला स्थान आता है जहाँ पर ये नदी पहुँचती है उसको कहा जाता है हमीरपुर। तो हमीरपुर नामक स्थान में क्या होता है कि यहाँ पे जो फेमस नदी आके मिलती है उस नदी का नाम है बेतवा रिवर। ठीक है, रिवर का नाम क्या है? बेतवा रिवर। और ये 590 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद मिलती है हमीरपुर नामक स्थान पर यमुना नदी में। और एक क्वेश्चन आता है कि यमुना नदी का ये बेतरवती नदी का प्राचीन नाम क्या है। बेतवा का प्राचीन नाम क्या है? तो बेतवा का प्राचीन नाम होगा आपका बेतरवती नदी। क्या नाम होगा? बेतरवती नदी। अब बात करते हैं कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है। तो इसका उद्गम स्थल है विंध्या हिल्स। ये भी आपकी विंध्या पर्वतमाला से निकलती है, लेकिन गांव का नाम है यहाँ पे कुमार गांव। गांव का नाम है कुमार गांव। ये जो कुमार गांव है, कई जगह इसको जो है कुमरा गांव भी लिखा होता है। इसका ध्यान रखिएगा, कई जगह इसको कुमरा गांव भी लिखा होता है। और डिस्ट्रिक्ट जो पड़ती है वो पड़ती है आपकी रायसेन डिस्ट्रिक्ट। रायसेन डिस्ट्रिक्ट से निकलती है आपकी बेतवा नदी, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा तो यहाँ पे इस नदी इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसके किनारे आपको सांची का स्तूप भी देखने को मिलेगा। ठीक है। और एक फेमस किला यहाँ पे मिलता है, ओरछा का किला। ओरछा का किला इसलिए फेमस है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा किला है जिसमें एक ऐसा मंदिर स्थित है जो कि भगवान विहीन है। भगवान विहीन का अर्थ है कि ऐसा मंदिर जिसमें भगवान प्रतिष्ठित नहीं है, भगवान की कोई मूर्ति उस मंदिर में नहीं है। और इसमें दो फेमस बांध भी हैं बेतवा नदी पे, एक माता टिल्ला बांध और एक राजघाट बांध। इसका ध्यान रखिएगा, माता टिल्ला बांध और राजघाट बांध। ये काफ़ी क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। और इसमें एक ट्रिब्यूटरी इसमें आके मिलती है जिसका नाम है धसान नदी। धसान नदी आपकी, ठीक है, धसान नदी इसमें आके मिलती है। और धसान नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बेगमगंज। बेगमगंज मध्य प्रदेश से 365 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद यह बेतवा नदी में गिरती है। और बेतवा नदी को जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बेतवा माता के नाम से भी जाना जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट रिवर है जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है, बेतवा नदी की ट्रिब्यूटरी, उसका नाम है बीना नदी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, धसान नदी और बीना नदी ये दोनों नदियाँ ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी किसकी? बेतवा नदी की। बेतवा नदी की है। ठीक है। इसके बाद आपके हमीरपुर से यमुना नदी आगे बढ़ती है और इस स्थान पर आके इसमें मिलती है केन नदी। केन नदी जो है आपका 427 किलोमीटर का सफ़र तय करती है केन नदी। और ये केन नदी निकलती है आपकी कैमूर श्रृंखलाओं से। कैमूर श्रृंखलाएं कहाँ है? बिहार में, मध्य प्रदेश में है कैमूर श्रृंखलाएं। और ये जो कैमूर श्रृंखलाएं हैं
ये नदी जो जहाँ से निकलती है उस स्थान का नाम है सतना। नाम सुना होगा आपने। सतना जो है बाउंड्री है एक्चुअली में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की, सतना में। तो इसलिए ये कैमूर श्रृंखला आपकी मध्य प्रदेश में ही पड़ती है और यहीं से ही आपकी नदी निकलती है, केन नदी। केन नदी पे एक फेमस क्वेश्चन आता है कि पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो पांडव जलप्रपात स्थित है आपका केन नदी के ऊपर। और इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो आपका इसकी सहायक नदी का क्वेश्चन आया था एक बार कि श्यामरी, श्यामरी एक नदी है जो कि केन की सहायक है। क्वेश्चन आया था कि श्यामरी किस नदी की सहायक नदी है। तो श्यामरी नदी है केन नदी की सहायक नदी। किस नदी की? केन नदी की सहायक नदी। और ये चिल्ला नामक स्थान पर यमुना में मिलती है। देखिए यहाँ पे जो स्थान होगा, यहाँ पे मैंने इसको लिखा नहीं है तो आपने ध्यान रखना है, इस स्थान का नाम होगा यहाँ पे चिल्ला। तो ये चिल्ला नामक स्थान पर आके मिलती है इसमें यमुना नदी में। और यहाँ से यमुना नदी पहुँचती है आपके प्रयागराज में। तो प्रयागराज में इसमें ये नदी यानी कि यमुना नदी जाके मिलती है ऊपर से आती हुई गंगा नदी के जल में। तो यहाँ से कलेक्टिवली ये जो नदी आगे को जाएगी, इस नदी को फिर आपके कहा जाएगा गंगा रिवर। यहाँ से आगे इस नदी को गंगा रिवर ही कहा जाएगा। तो यमुना जो है आपकी यहाँ से शुरू होके चली यमुनोत्री ग्लेशियर से यानी कि उत्तर काशी से होती हुई, और ये नदी आपके प्रयागराज नामक स्थान पर मिल जाती है गंगा नदी में। प्रयागराज को जो है वो त्रिवेणी भी कहा जाता है। जो पौराणिक मान्यताएं हैं उनके अनुसार इस स्थान पर 3 महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक और पवित्र नदियां आके मिलती थी। ये थी गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन सरस्वती के अब नदी जो है लुप्त हो गई है, ऐसा माना जाता है कि वो नदी अब लुप्त हो चुकी है। लेकिन ऋग्वैदिक काल में वो नदी यहाँ पे बहती थी, ऐसा माना जाता है। तो प्रयागराज नामक स्थान पर जो है सतलुज नदी का यमुना नदी का सफ़र जो है वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद जो है मैं आपको गंगा रिवर सिस्टम भी इसी तरह मैप से करवाऊंगा कि कहाँ पे किस स्थान पे आके नदियाँ आके मिलती है। मैप इसी तरह का रहेगा। दूसरे वाले मैप से तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इस तरह के मैप से आपको ज़्यादा सीखने में मिलेगा। और आपको अगर आप खुद इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी याद रहेगा कि कौन सी नदी किस स्थान पर आके मिलती है, कौन इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये आपके यमुना नदी के सारे इसमें फैक्ट भी हो गए, ठीक है। इससे ज़्यादा यमुना नदी से क्वेश्चन नहीं आएंगे। और जो रही डैम वगैरह और पावर प्रोजेक्ट की बात, तो मैं इस रिवर में नहीं, इस पार्ट में नहीं करवाऊंगा। वो एक उसके ऊपर अलग वीडियो बनती है कि यमुना नदी पे टोटल डैम कौन कौन से हैं, ठीक है, वो एक अलग वीडियो बनेगी। लेकिन इसमें हमने यमुना नदी का जो सफ़र था उत्तराकाशी से लेके प्रयागराज तक वो कंप्लीट किया है। तो अगर आपके कोई और सुझाव रहेंगे वीडियो बनाने को लेके तो वो भी हमें दीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। और ध्यान रखिएगा कि जब भी आगे से आप इस तरह की वीडियो को करें तो उसके नोट्स साथ में ही बनाएं। और अगर थोड़ा सा आपको बीच ऐसा हो जाता है कि वीडियो कंप्लीट करने के लिए स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बनती है। तो ऐसा करने के लिए हम थोड़ी स्पीड ज़्यादा रखते हैं। तो आप वीडियो को स्लो मोशन में भी देख सकते हैं, इसकी स्पीड कम करके भी देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।